अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हमने पिछले लेक्चर में कार्बोनाइल केमिस्ट्री शुरू की थी और उसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन की केमिस्ट्री डिस्कस की थी, इनकी प्रिपरेशन, इनकी केमिकल रिएक्शन वगैरह। तो उसी कनेक्शन में ये लेक्चर हम प्रोसीड करते हैं। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है अब एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड और कीटोन। अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है। सबसे पहले इसकी एसिडिटी डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिर वही पैटर्न है हमारा, सिंथेसिस डिस्कस करेंगे। देखें 5 मेथड्स यहाँ पे मेंशन है स्क्रीन पे, जिससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। और फिर इसके मुख्तलिफ रिएक्शन डिस्कस करेंगे, आखिर में समरी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से ही जाहिर है कि ये एसिड होगा, और है एसिड, लेकिन कितना एसिडिक है और हम कौन कौन से ग्रुप लगाएं तो इसकी एसिडिटी मजीद बढ़ सकती है या कम हो सकती है। यानी हम उन ग्रुप के इन्फ्लुएंस को भी देखेंगे और हम इसकी इटसेल्फ एसिडिटी भी डिस्कस करेंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में जो रेड एच है, ऑब्वियसली ये एसिडिक है और कोई भी बेस आकर इसको निकाल सकती है। और जब बेस इस एच को रिमूव करेगी तो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बचेगा। ठीक है। और वो जो कार्बोक्सिलेट होगा वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी इस कार्बोक्सिलिक एसिड की। याद रखिए, जब कोई एसिड अपना प्रोटॉन लूज करता है तो जो बची हुई चीज होती है हम उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक और बात याद रखें, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है जो रैपिडली प्रोटॉन रिलीज कर दे। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो उसकी कॉन्जुगेट बेस होगी वो वीक होगी। ठीक है। और अगर कोई वीक एसिड है तो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्ट्रांग होगी। मतलब क्या? मतलब ये है कि उल्टा हिसाब होगा, अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस वीक होगी, और वीक बेस एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगी। क्या लॉजिक है इसकी, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर एसिड स्ट्रांग है इसका मतलब है कि वो दैट इज ईगर टू रिलीज इट्स प्रोटॉन, वो अपना प्रोटॉन रिलीज करना चाहता है, इट्स वेरी ईगर। तो वो जो प्रोटॉन रिलीज कर देगा ना, तो जो बची हुई चीज यानी जिसको हम बेस कह रहे हैं कॉन्जुगेट बेस, वो प्रोटॉन इतनी आसानी से लेगी नहीं। क्योंकि अगर वो भी ईगर हो प्रोटॉन लेने के लिए, यानी वो भी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, तो फिर तो ये काम सिलसिला चल नहीं पाएगा ना। मतलब एक मेंबर बहुत एसिडिक है तो जो उस एज को निकलने से जो बेस मिली है ना, फिर वो वीक होगी। वीक का मतलब है वो उतनी रैपिडली प्रोटॉन कैप्चर नहीं करेगी एज कंपेयर टू जो उसका पार्टनर था जिसने प्रोटॉन रिलीज किया था। जी मोहम्मद उस्मान फ्रॉम कराची। जी सर। सर ये सवाल था कि जो आपने बोला वीक बेस गिव्स स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड ना। जी सर तो ये स्ट्रॉन्ग कितना स्ट्रॉन्ग? सर ये वैसे कंफ्यूजिंग है क्योंकि अगर पिछली स्लाइड्स में भी देखें आपने, जब सी डबल बॉन्ड ओ एच को डिसोसिएट किया था तो सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव जो था वो वीक बेस एज लिया हुआ था आपने एक रिएक्शन में EnE2 में। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो एक्सटेंट है एसिडिक करेक्टर का या बेसिक करेक्टर का, और कितना एसिडिक हो कितना बेसिक हो, इसी कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, और आपके सामने स्क्रीन पे ये जो लिखा है pKa, यही वो गाइड है जो एसिडिटी को एक्सप्लेन करती है। देखें, के ए, कैपिटल के और ए सबस्क्रिप्ट में, इसका मतलब होता है एसिडिक एसिड कांस्टेंट। ठीक है। यानी जब आप कोई एसिड किसी एक्वस मीडियम में प्रोटॉन रिलीज करता है और साथ में कॉन्जुगेट बेस बनती है, और कोई इक्विलिब्रियम सर्टेन स्टेज पे जब डेवलप होता है, तो जो उसकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन होती है वो होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है ना। अब इसमें जो जितना प्रोटॉन रिलीज हो रहा है वो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का पार्ट है, और जो आपका एसिड रिलीज करवा रहा है यानी जो रिएक्टेंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा और प्रोटॉन न्यूमरेटर में आएगा। और साथ में वो वाटर में हो रहा है यानी एक्वस मीडियम में डिसोसिएट कर रहा है। तो वाटर की कंसंट्रेशन जो डिनोमिनेटर में होती है हम उसको के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी वजह यह है कि के ए तो कोई कांस्टेंट नंबर है और वाटर की कंसंट्रेशन भी फिक्स होती है। तो ये मल्टीप्लाई जब होते हैं ना, तो फिर इसके बाद होता क्या है, सॉरी, के इक्विलिब्रियम से मल्टीप्लाई करते हैं वाटर की कंसंट्रेशन को। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं के इक्विलिब्रियम को वाटर की कंसंट्रेशन से, तो हमारे पास एक नया कंसंट्रेशन
जो कांस्टेंट है वो डेवलप होता है, जिसको हम Ka कहते हैं। ये मैं टॉपिक पढ़ाने के लिए यहाँ नहीं बैठा इस वक्त, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, वरना ये आप जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे ये आपको सारे कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। बहरहाल के इक्विलिब्रियम सॉरी के ए जो है उसको अगर आप नेगेटिव लॉग लें, जिस तरह आप प्रोटॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन का नेगेटिव लॉग लेते हैं, तो ये कहलाएगा पीकेए। एक मिनट मोहम्मद उस्मान, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो जिस तरह कोई दो कंपाउंड्स हैं और हमें ये कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो जिसकी के ए वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब क्या, के ए ज्यादा का मतलब है जो जितना ज्यादा प्रोटॉन रिलीज करेगा एक्वस मीडियम में उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो हायर द के ए मोर एसिडिक द स्पीशी इज। लेकिन पीके चूंकि नेगेटिव लॉग है उसी करस्पॉन्डिंग के ए का, तो पीके उल्टा हो जाता है, यानी लेसर द पीके मोर एसिडिक द कंपाउंड इज। अब स्क्रीन पे आपके सामने एक कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है और इसकी पीके ये कहते हैं 4 to 5 है, ठीक है, 4 से 5 है। अच्छा इस सर वक्त तो जी पूछे पूछे। जब ये एसिडिटी और ये सब डिटरमाइन ही वैल्यू से करना है, तो हम ये क्यों नहीं कह देते कि वीक एसिड गिव्स अ कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग वीक लिखने की क्यों जरूरत है? नहीं वो तो जरूरत बच्चे कंफ्यूज कर देगा। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। टू सम एक्सटेंट आप सही हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग या वीक की जो टर्म है ना ये रिलेटिव होती है, आप ये कहना चाह रहे हैं शायद ना, ये रिलेटिव होती है, यानी दो दो यूनिट से दो वैल्यू से कंपेयर करके हम कह सकते हैं, ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप। किससे कंपेयर कर रहे हैं? हाँ, किससे कंपेयर कर रहे हैं, बेसिकली हम कंपेयर कर रहे होते हैं वाटर की डिसोसिएशन कांस्टेंट से, ठीक है, H2O की डिसोसिएशन कांस्टेंट से। तो वाटर के रेफरेंस से हम बात कर रहे होते हैं। ओ सही सही, ठीक है ठीक सर। है, तो कोई आपको कोई मयार तो बनाना पड़ेगा ना, कोई रेफरेंस सेट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिसकी पीके 4 to 5 है, अच्छा हो सकता है आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा भाई 4 to 5 तो हम क्या करें, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ एक और एसिड है जिसकी पीके अज्यूम करें 10 है, चले ठीक है। तो अब सिर्फ मुझे कंपैरेटिवली बताइए कि 10 पीके वाला एसिड ज्यादा एसिडिक होगा या 5 पीके वाला, जो ये कौन सा 4 to 5 वाला 4 to 5 5 वाला जी, यानी लेसर द पीके मोर एसिडिक द स्पीशीज। और वो कितना होगा, मतलब इसको 5 समझ लें, 4 to 5 है ना, आप 4 चले इसको स्किप कर दें, 5 समझ लें। तो 5 वाला यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और चले मैं बता देता हूँ 10 वाला मैंने सोच के बोला था फिनोल के बारे में। फिनोल जो होता है ना वो 10 पीके होती है फिनोल की, बेंजीन OH, ठीक है। तो फिनोल की पीके 10 है, और ये जो एसिडिक एसिड है उसकी 4.8 होती है वैसे, तो हम चले 5 समझ लेते हैं, कार्बोक्सिलिक की 5 है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है फिनोल से, कितना ज्यादा एसिडिक होता है? सर 2 टाइम्स 2 times 2 टाइम्स नहीं, कतई बिल्कुल नहीं। आप सीधा सीधा पीके को डिवाइड ना करें, 10 डिवाइड बाय 5 नहीं करें। 10 to the power 5. दैट्स वेरी ऑसम। किसने जवाब दिया ये? Sir, Ramesh Samar Shabbar from Karachi. दैट्स वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि एक पीके यूनिट जो होती है ना वो 10⁻⁻1 होती है, क्योंकि नेगेटिव लॉग है ना। तो अगर 5 का डिफरेंस आ रहा है पीके में, फिनोल और कार्बोक्सिलिक में, तो उस 5 को सिर्फ आप 5 नंबर ना समझें, वो 5 10 की पावर के ऊपर 5 है, 10 की पावर पे 5 है, यानी 1 के आगे 5 zeros हैं, ठीक है। कितने हो गए 1 के आगे 5 zeros? 100,000, 1 लाख, ऐसी हुआ ना, एक के आगे आप 5 zeros लगा दें तो 100,000 टाइम्स प्रोटॉन की ज्यादा कंसंट्रेशन पाई जाएगी पानी में फिनो उसके कार्बोक्सिलिक एसिड में। और 100,000 मैटर्स अ लॉट, 100,000 कोई हल्की अमाउंट तो नहीं है ना, ये बहुत है। लेकिन पीके जो है फिर नेगेटिव में भी होती है, क्योंकि आप जानते हैं अगर के बहुत लार्ज होगी तो पीके नेगेटिव में चली जाएगी। तो HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो होता है -7, ठीक है, वो और एसिडिक हो जाता है। एनीवेज, लेट मी एडमिट मोर स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए, ये तो पीके आपको एक रेफरेंस के लिए दे दी 4 to 5। अब ये देखें कि नंबर ऑफ
क्लोरीन जो बढ़ रहे हैं ना, तो उसकी वजह से पीकेए लोअर हो रही है। क्या ख्याल है? यानी आप राइट, पहले सबसे राइट देखें, ये एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड जिसका आईयूपीएसी नेम होता है, 4.76 है। If one hydrogen is replaced with the chlorine, the pKa drops to 2.86. Could you justify this fact? Sir, due to more electronegative element, pulls the इलेक्ट्रोनेगेटिव electron towards ज्यादा itself. होती है. So due to more electronegativity, what will happen? Sir, it pulls the electron will density attract from the of oxygen towards itself. Towards itself. So as a result, the ease of hydrogen proton increases. Is it right? इस प्रोटॉन Yes, का sir. रिमूवल की जो ईज है वो बढ़ जाएगी, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, सो इफ वी कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर हेलोजेंस, obviously we are decreasing the pK value. In fact, we are increasing the acidity of the compound. तो ये that makes sense. ऐसी एक मैं बात पूछ लेता हूँ, बल्कि ये पूछता क्या हूँ, यहाँ मौजूद है। ये 2-chlorobutanoic acid है जिसकी 2.85 pK. You are not supposed to memorize the values, but you have to convince yourself about the trend. What do I mean? If we move the chloro from position 2 to 3, ठीक है, that is the first one is the 2-chloro and the second one is the 3-chloro. So the pKa value also differs. Could you justify the 2 pKa values being shown on the screen? सर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कम हो जाएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. क्लोरीन का विड्रॉइंग इफेक्ट इसके रिलेटिव से, इस OH बॉन्ड के रिलेटिव से ना, ठीक है ना, जितना क्लोरीन करीब है इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस में है ये OH, तो उतना बेहतर तरीके से पुल कर सकता है। लेकिन जैसे क्लोरीन फारदेस्ट होगा तो फिर वो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी पुलिंग की इस OH बॉन्ड की सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, तो pKa वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, या यूं कह लें एसिडिटी कम हो जाएगी। तो 3-chloro इज लेस एसिडिक देन 2-chloro। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। और इसी तरह आप 4 पे चले जाए तो देखिए और वैल्यू pKa बढ़ गई या एसिडिटी कम हो गई। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो सिर्फ ट्रेंड को समझना है कि अगर आपको सेवरल मॉलिक्यूल्स दिए जाएं और आपको सिर्फ उनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में। जी आयशा जुनैद। सर जो फर्स्ट और सेकंड में है उसमें पीके में अप्रोक्सीमेटली ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, और जो थर्ड सेकंड और थर्ड है उसमें इतना मतलब कम डिफरेंस क्यों आ रहा है? जी इसलिए आ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये कोई किसी मल्टीपल वैल्यू पे काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बोले कि भाई इतना टाइम्स डिक्रीज हो रहा है तो अगला फर्दर इतना टाइम्स होगा। बात ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, वो 2-3 बॉन्ड के बाद वैसे ही इतना इफेक्टिव नहीं रहता। ठीक है, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है क्लोरीन का, इसका इन्फ्लुएंस शुरू के 3 या 4 बॉन्ड्स तक ही होता है। देखें, क्लोरीन से कार्बन एक बॉन्ड, इस कार्बन से कार्बन एक बॉन्ड, इस कार्बन से कार्बन 3 बॉन्ड, इस O से H एक और बॉन्ड है, 4 बॉन्ड हो गए। बस 3 से 4 बॉन्ड तक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद आप अगर और पीछे चले जाएंगे, यानी 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, फिर वो सब बराबर हो जाते हैं। या यूं कह ले कि 5 बॉन्ड की स्पेसिंग हो या 8 बॉन्ड की स्पेसिंग हो, कोई इतना फर्क नहीं है। हालांकि वैसे तो 3 बॉन्ड का फर्क आ रहा है, लेकिन EN उसमें पीके वैल्यू में फर्क नहीं है, लेकिन 1 और 2 में बहुत रैपिड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कोई लीनियर पैटर्न नहीं है, ये सिर्फ शुरू के बॉन्ड्स में ज्यादा इफेक्टिवली सीन होता है, बाद में भी तकरीबन सब बराबर होते हैं। तो अगला वाला जो है 5-chloro, वो 4 हो सकता है 4.52 ही हो, खाली 4.52। ठीक है, मैं ऐसे आपको वो बता रहा हूँ। तो इसके बाद हमें डिस्कस करना भी फजूल होता है। या यूं कह लें कि मैं बोलूं कि भाई 13-chloro टेट्राडिकेनोइक एसिड है कोई, और 14-chloro, तो फिर ये इतने दूर जाके क्लोरीन 13वीं 14वीं पोजीशन पर, तो हमें बहस करना ही बेकार है, वो तो सब बराबर ही हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी बात है। इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा बॉन्ड के फासले पे काम नहीं करता। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं पूछ लूं यहाँ पे, अगर मैं पहले मॉलिक्यूल की बात कर लें, अगर मैं इसको रिप्लेस करूं क्लोरीन को फ्लोरीन से, तो आप ज्यादा एसिडिटी एक्सपेक्ट करते हैं या कम? ज्यादा। ज्यादा, वेरी गुड। कुड यू ज्यादा हो जाएगा. give me the reason?
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्लोरीन होती है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो देखो दैट मेक सेंस। जिस तरह आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चेंज करते रहेंगे जब भी एसिडिटी बढ़ेगी, या आप इसकी प्रोक्सिमिटी में लाते रहेंगे कार्बोक्सिलिक की, तब भी एसिडिटी बढ़ेगी। प्रोक्सिमिटी से मतलब होता है करीब लाते रहेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, अब रिवर्स बात कर लें। अगर मैं कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं यहाँ पे बजाय विड्रॉइंग ग्रुप के, देखिए ये विड्रॉइंग ग्रुप होता है क्लोरीन या फ्लोरीन, मैं अगर मिथऑक्सी लगाता हूँ OMe, दैट इज द डोनेटिंग ग्रुप, फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा चले छोड़े, मैं लगाता हूँ मिथाइल Me, फिर बोलते क्या होगा? What if I replace the chlorine with the methyl here? Will pKa increase or decrease? डिक्रीज होगी सर। यानी फर्दर एसिडिक हो जाएगा। नहीं 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 सर, pKa इंक्रीज होगा, एसिडिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, मैंने मिथॉक्सी पहले बोला, मैंने जान के वो एग्जाम्पल को खत्म करके मैंने मिथाइल पे आ गया था। कुड यू टेल मी द रीजन मैं मिथॉक्सी बोल के फिर क्यों पीछे हट गया था? सर बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वेरी गुड, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो उस, अच्छा लेकिन ऑक्सीजन के साथ मसला है। ऑक्सीजन का मसला ये है कि वो इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करता है जैसे क्लोरीन करता है, ये तो हो गई नॉर्मल बात, ठीक है, इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता भी है, लेता भी है और देता भी है। लेता सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लेता है थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट, और जो देता है ना वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से देता है, जो उसके पास लोन पेयर होता है, तो वो उसको कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। तो दो इफेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट डेंसिटी पुल करता है, मीजोमेरिक इफेक्ट डेंसिटी को पुश करता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल यहाँ काम नहीं आएगा मीजोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि वो काम आता है जब कॉन्जुगेशन का मामला होता है। यहाँ तो अगर फर्ज करें इस क्लोरीन के बदले में O मिथाइल लिख भी देता और O का लोन पेयर यहाँ में पुश भी कर देता, तो ये आगे बढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड होना जरूरी था, यहाँ पे या यहाँ पे। जी आयशा जी ने। सर जो ऑक्सीजन होता है वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन फिर भी उसका मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, तो मतलब ये क्यों होता है? ये बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास इसका। इसलिए होता है कि देखें, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसका मतलब है कार्बन नेटवर्क जो है, कार्बन का जो फ्रेमवर्क है बॉन्डिंग का, वो तो ऑब्वियस है, मतलब वो तो आपको हर जगह नजर आएगा, ये सब नजर आ रहा है आपको। अब आप ये देखिए कि कार्बन जिस पीरियड में होता है, क्या क्लोरीन उसी पीरियड में होता है? नहीं सर, नहीं, नीचे होता है। हाँ, अब ये डिफरेंट पीरियड होने से डिफरेंट शेल्स हो जाते हैं। कार्बन के पास 2p होता है, 2p ऑर्बिटल, और क्लोरीन के पास 3p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रही होगी जो बताने वाला हूँ। जी सर। अब ओवरलैपिंग जो होती है, क्योंकि कॉन्जुगेशन का मतलब है ओवरलैपिंग, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती है अगर 2p की 3p से कराते तो, या 2p की 4p से कराएं तो। हमेशा ओवरलैपिंग वो एफिशिएंट होती है जहां पे सेम ऑर्बिटल साइज होता है। मतलब आप यूं समझ लें कि आपने वेस्पा देखी होगी और मोटरसाइकिल भी देखी होगी। अब मैं बोलूं कि भाई मोटरसाइकिल का टायर खराब हो गया और वेस्पा का टायर लगा दें उसमें, तो कितना अजीब सा लगेगा। एक पीछे बाइक का टायर लगा और आगे वेस्पा का टायर, शायद चल जाए, डोंट नो। मेरा कहना मकसद है कि दोनों साइज टायर के एक ही होंगे तो फिर एक स्मूथ ड्राइव होगी ना, स्मूथ राइडिंग होगी। तो दोनों एक ही साइज के ऑर्बिटल होते हैं तो फिर होती है कॉन्जुगेशन। तो ये मिसमैच हो जाता है क्लोरीन का। ऑक्सीजन उसी का ऑर्बिटल में मौजूद, उसी पीरियड में मौजूद होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन अच्छा मेसोमेरिक इफेक्ट देता है, क्लोरीन नहीं देता। मेरा आंसर समझ में आ गया आपके? जी सर, थैंक यू। वेलकम। मैं एक बात और ऐड करता हूँ उसमें, अलबत्ता फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन वो उसी और पीरियड में होता है तो वो 2p ऑर्बिटल अपना ऑफर करता है। लेकिन फ्लोरीन के साथ फिर दूसरा मसला आ जाता है, और वो आप जानते हैं मसला क्या है। फ्लोरीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, 4.0 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल तो बहुत अच्छे साइज का है क्लोरीन के हिसाब से, यानी बिल्कुल आइडियल है। लेकिन फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि बस वो चाहता है कि यार बस हमेशा मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहें, तो इसलिए फ्लोरीन का मेसोमेरिक इफेक्ट होता ही नहीं है, बस इंडक्टिव ही होता है।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा काफी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैं इसको स्किप भी करूंगा, लेकिन मैं आपको रेफरेंस देता जाऊंगा कि कहाँ पढ़ा था। जैसे कि ये वाला बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स, ये हमने जब हम ओजोनोलिसिस पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां पढ़ा था, और मैंने वहां पे बताया था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी जब हम एल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज पढ़ रहे थे कि अगर आप KMnO4 यूज करें हाई टेम्परेचर एल्कलाइन KMnO4, तो भी ये CC बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होते ही दोनों जो कार्बन हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो ये पहला जो लेफ्ट वाला फ्रेगमेंट है ये बेंजोइक एसिड बनाएगा, और राइट वाला जो है ब्यूटेनोइक एसिड बनाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने का तरीका। दूसरा ये वाला है ओजोनोलिसिस वाला, ये भी आपने पढ़ा है। अच्छा, इसमें ख्याल कीजिएगा ओजोनोलिसिस में, बल्कि ऊपर वाले में पहले बता दूं कि MnO4 अगर आप कोल्ड कंडीशन में लेते हैं तो फिर डायोल बनेगा, फिर ये CC बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो ये कंडीशन बहुत मैटर करती है। इफ यू हैव द कोल्ड कंडीशन, रूम टेम्परेचर या लेसर टेम्परेचर, तो फिर ये डायोल बनता है, 1,2 डायोल, विसिनल डायोल जिसे कहते हैं। और अगर आप हीट कर देते हैं तो फिर ये ब्रेकेज हो जाती है। और यही वजह है कि ये डायोल बनाने के लिए KMnO4 अच्छा तरीका नहीं है, KMnO4 को यूज करना, क्योंकि चांस होता है कि कहीं CC बॉन्ड ब्रेक ना हो जाए। तो इसलिए जब हमें कभी एल्कीन का डायोल बनाना होता है तो हम ये प्रिफर नहीं करते कि हम KMnO4 यूज करें कोल्ड कंडीशन के साथ, अनटिल अनलेस हमारा रिएक्टेंट बहुत ही चीप हो, बहुत सस्ता सा हो, मतलब हम अफोर्ड कर सकें कि अगर ब्रेकेज हो भी गई तो चलो कोई बात नहीं, हमारे पास और बहुत सारा पड़ा हुआ है। लेकिन रिसर्च पर्पस के लिए हम अमूमन अवॉइड करते हैं। अगर हमें कभी डायोल बनाना हो रिसर्च पर्पस के लिए तो हम KMnO4 से नहीं बनाते, हम ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ओजोनोलिसिस जो नीचे लिखी है इसके 3 वर्कअप्स होते हैं, एक न्यूट्रल वर्कअप होता है, एक ऑक्सीडेटिव और एक रिडक्टिव वर्कअप। तो आपको अगर याद हो, न्यूट्रल वर्कअप में डाइमिथाइल सल्फाइड होता है, और वो आपको अगर हम वो यूज करते हैं इस वक्त इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो हमें 2 एल्डिहाइड्स मिलते हैं, ठीक है ना, एसिड्स नहीं मिलते। चूंकि ये ऑक्सीडेटिव वर्कअप है इसलिए हमें एसिड मिला है, पेरोक्साइड यूज किया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर मैं स्टेप 2 में NaBH4 यूज करता तो मुझे अल्कोहल मिलते। तो आई बिलीव कि अब आपको ये सारी चीजें आप कलेक्ट कर रहे होंगे अपने दिमाग से जो जो हमने पढ़ी थी। अच्छा, दूसरा तरीका, आप अल्कोहल एल्डिहाइड को या अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, दैट मेक सेंस। ये एल्डिहाइड आपकी स्क्रीन पे सिल्वर ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट इस वक्त क्या लिखी है? +1 +1, वेरी गुड, ठीक है। जब ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? 0, वेरी गुड। सिल्वर रिड्यूस होगा और इसको एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको कुछ याद है, टॉलरेंस टेस्ट नाम सुना है आपने कभी? यस सर, टॉलरेंस एजेंट वाला। एग्जैक्टली, वहां पे यही होता है तकरीबन, सिल्वर +1 से सिल्वर 0 पे जाता है, ठीक है ना। यानी वो फेलिंग, जिस तरह फेलिंग वाला भी होता है, तो वो करता क्या है, वो जो आपका ग्लूकोज वाली एल्डिहाइड होती है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है सॉल्ट के अंदर, यानी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना देता है, और खुद +1 से 0 बन जाता है, और 0 होते ही वो डिपॉजिट हो जाता है आपके टेस्ट ट्यूब की इंटरनल वॉल्स पे, और बहुत अच्छा सा एक मिरर जैसा एक खूबसूरत सा लुक आता है जिसको हम सिल्वर मिरर कहते हैं, और इसी वजह से इसका नाम रखा हुआ सिल्वर मिरर टेस्ट, जो हम रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। एनीवेज, पोटेशियम परमैंगनेट, जी बोलिए सर। वो अल्कलाइन कंडीशंस में नहीं होता? हाँ, वो उसमें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है बेसिकली, ठीक है। वो मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि वहां पर भी सिल्वर +1 सिल्वर 0 में जाता है, और यहाँ पर भी सिल्वर, मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से। अच्छा, पोटेशियम परमैंगनेट आप यूज करें वही एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यही रिएजेंट यूज किया था एल्कीन के लिए, तो उसने तोड़ के उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। यहाँ पर भी इसने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, बस फर्क ये इसको तोड़ के नहीं बनाया, उतने ही कार्बन वाली अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, एक और बात, ये KMnO4 मैंने आपको एक दफा और भी बताया था
ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड लेवल पे नहीं रोकता, डायरेक्ट 2 लेवल ऊपर सेकंड लेवल पे ले जाता है, यानी 1 लेवल की जंप करा देता है। 1 बॉन्ड टू हेटेरो एटम है, इससे 2 बॉन्ड टू हेटेरो एटम हो जाता है। ठीक है, तो वापस आए, तो अगर आपको अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो बेस्ट है K1O4, लेकिन अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो क्या यूज करना होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्लोरोक्रोमेट यानी PCC। ठीक है, वेरी गुड। या PDC, पोटेशियम डाइक्लोरोक्रोमेट। PCC अलग है, PDC अलग है। और भी है स्वर्ण ऑक्सीडेशन और पता नहीं कौन कौन से रिजेंट्स होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अभी आपको बहुत ही कॉमन से बता रहा हूँ। अच्छा, ये क्रोमिक एसिड है H2CrO4, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो। ठीक है, तो ये भाई सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 तरीके पढ़ लिए, 2A 2B, जिसमें हमने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड पढ़ी और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल या एल्डिहाइड पढ़ा। और एक और बात, ये एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, फिर हमें क्या मिलेगा? कीटोन। ठीक है, वेरी गुड। और अगर टर्शियरी अल्कोहल होगा तो हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन ही नहीं होता। ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। तो ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है ना रिकॉल करते रहा करें। मुझे उम्मीद है कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी स्ट्रेंथन होती जा रही है वक्त के साथ साथ। एल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन, ये भी वही कंडीशन है, पोटेशियम पर मैग्नेट अल्कलाइन और हीट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। इसके लिए बस एक शर्त है कि ये जो आपका कार्बन है, ये वाला जिसको हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, क्योंकि बेंजीन के साथ वाला पहली कार्बन, साथ वाली पहली कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, इसकी नेचर प्राइमरी या सेकेंडरी होनी चाहिए। ठीक है, टर्शरी नहीं होनी चाहिए, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन अगर है तो रिएक्शन नहीं होगा। या घुमा के बात कह लूं तो एक हाइड्रोजन होना जरूरी है यहाँ पे बेंजाइलिक पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तब ये काम करता है। और ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। जब हम बेंजीन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और हम जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसमें हम रूट्स में, जब हम रूट्स डिजाइन कर रहे थे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो हम यही चीजें नहीं पढ़ते थे कि बेंजीन की मिथाइलेशन कर दी, फिर ऑक्सीडेशन कर दी, फिर नाइट्रेशन कर दी, वगैरह वगैरह। तो उधर हम ये चीज पढ़ते थे। ये बहुत ही कॉमन सा रिएक्शन है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिनार्ड्स रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये गौर से देखिएगा आप। देखें, सबसे पहले तो ये ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है, स्क्रीन पे आपने इसको ट्रीट किया मैग्नीशियम मेटल के साथ। ठीक है, ईथर एज अ सॉल्वेंट है, डाइइथाइल ईथर, ये एक इनर्ट सॉल्वेंट है। इनर्ट से मतलब है ना मैग्नीशियम इससे इंटरेक्ट करेगा, ना आपका ब्रोमोबेंजीन इससे इंटरेक्ट करेगा, इसीलिए मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया है। ठीक है, अच्छा, मैग्नीशियम इस वक्त ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, न्यूट्रल है, मेटालिक फॉर्म में है। जब ये ब्रोमोबेंजीन के साथ स्थिर होता रहेगा तो ये मैग्नीशियम बीच में इंसर्ट हो जाएगा, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या चली जाएगी? +2। ठीक है, तो 0 से +2 हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी ऑक्सीडेशन हो जाएगी मैग्नीशियम की, और ऐड भी हुआ है बीच में। तो इसीलिए जो पहला प्रोसेस है इसका नाम होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है ना, सीधी सी बात है, जो काम हो रहा है उसी पर नाम रख दिया, ऑक्सीडेटिव एडिशन या ऑक्सीडेटिव इंसर्शन। अच्छा, ऐसा होने से होगा क्या? ये वाली कार्बन, यानी ब्रोमीन की रिस्पेक्ट से जो अल्फा कार्बन है, वैसे इसको एरोमेटिक केमिस्ट्री में इप्सो कार्बन कहते हैं, IPSO, इप्सो। जिस तरह ये 2 कार्बन ऑर्थो हैं, ये वाली और ये वाली, ये 2 कार्बन मेटा है, ये वाली पैरा है, जो आपको पता है ऑर्थो मेटा पैरा, इसको इप्सो कहते हैं, IPSO। तो इप्सो कार्बन या मैग्नीशियम के इंसर्शन के बाद न्यूक्लियोफिलिक हो गई, ये अब न्यूक्लियोफिलिक हो गई। ये इसलिए न्यूक्लियोफिलिक हो गई क्योंकि इसके साथ कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आके ऐड हो गया। और अगर ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया, अब आप समझ जाएं कि एक नई डायमेंशन खुल गई है, नया पोर्टल खुल गया है रिएक्शंस के लिए। आप मल्टीपल इलेक्ट्रोफाइल्स लाते रहें और उसके साथ ट्रीट कराते रहें।
मिसाल के तौर पे अगर आप इस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको ग्रिनार्ड रिएजेंट कहते हैं, इसको पानी से ट्रीट कर दें, वाटर से, तो क्या बनेगा? बेंजीन बन जाएगा। जी वेरी गुड, वापस बेंजीन बन जाएगा, और बेंजीन बन जाएगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। CO2 से ट्रीट किया तो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगा। मैं देखना चाह रहा हूं उसका मैकेनिज्म नहीं है। एनीवेज, CO2 से ट्रीट किया तो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा, बाद में वर्कअप करा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, 1 और 2 करके लिखा है, यानी ये स्टेप में काम करना है, सीक्वेंस में। अगर एक साथ तीनों चीजें डाल दी, ग्रिनार्ड रिएजेंट, CO2 और एसिड, तो क्या होगा? जी स्टूडेंट्स, what if we add all the 3 things together? What will happen? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होगा क्या? कुछ बनेगा तो बताएं। अरे भाई देखे ना, अभी किसी ने कहा तो है कि वाटर के साथ ये वापस बेंजीन बना रहा था, तो एसिड से भी तो बेंजीन ही बनाएगा। एसिड प्रोटॉन रिलीज करेगा, ये इसको कैप्चर कर लेगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल ये भी एक तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का, लेकिन ये वाला एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, यानी जो बेंजीन के साथ होता है इस पर्टिकुलर केस में। वैसे अगर आप यहां पे अल्काइल रख लें तो फिर मतलब जैसे ये इथाइल ब्रोमाइड हो और फिर ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो, तो फिर ये प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। पांचवा तरीका हाइड्रोलिसिस है, ईस्टर की। सॉरी, जी आयमा नदीम। सर मैंने बस ये कहना था, आप 1 सेकंड के लिए पिछली वाली स्लाइड दिखा सकते हैं, मैंने कुछ लिखना है। और स्टूडेंट? ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। मोहम्मद उस्मान प्लीज। सर हाइड्रोलिसिस हाइड्रेशन डिफरेंट है ना? जी बिल्कुल डिफरेंट है। हाइड्रेशन क्या होता है सर? हाइड्रेशन का मतलब होता है किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम पे वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होना, यानी एल्कीन पे या एल्काइन पे। अगर मैं से ठीक है, एल्कीन पे या एल्काइन पे तो एक तरफ H ऐड होगा, एक तरफ OH ऐड होगा, इसको हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है किसी बॉन्ड को ब्रेक करना विद द एड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी की मदद से तोड़ना। लिसिस का मतलब होता है ब्रेकेज, और हाइड्रो का मतलब है विद द हेल्प ऑफ वाटर। जिस तरह इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी की एड से ब्रेकेज, तो ये बहुत सारी टर्म्स होती हैं, सॉल्वोलिसिस, अमीनोलिसिस, अल्कोहलिसिस, हाइड्रोलिसिस, और पता नहीं कौन कौन से लिसिस होते हैं। बहरहाल तो ये हाइड्रोलिसिस है एस्टर की, एसिड कैटालाइज, ये बेस कैटालाइज। आप दोनों में फर्क देख सकते हैं कि ये ईस्टर हाइड्रोलाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, यानी ये अल्कोहल रिमूव हो जाती है OR प्राइम, और बेस कैटालाइज में भी OR रिमूव होता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म है इसका कि आपको फिर सेकंड स्टेप में सॉल्ट बनता है, तो आपको फिर एक स्टेप इजाफी होता है बेस कैटालाइज में कि आपको उसको प्रोटोनेट करना पड़ता है सॉल्ट को। ठीक है, अच्छा, जिस तरह ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है वैसी अमाइड की भी होगी, तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, और ये भी एसिड कैटालाइज होती है और बेस कैटालाइज होती है। ठीक है, अमाइड जो है इसका NH2 ब्रेक होता है और OH रिप्लेस हो जाता है। पूरा मैकेनिज्म है, पहले यहाँ प्रोटोनेशन होगी जैसे हमने सीखा था, फिर वाटर यहाँ ऐड होगा इस कार्बोनाइल कार्बन में, फिर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होगा, फिर वो कोलैप्स करेगा प्रोटॉन शिफ्टिंग होने के बाद, और हमें अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। लेकिन चूंकि एसिडिक मीडियम है तो अमोनिया फौरन ही प्रोटोनेट हो जाएगा अमोनियम आयन में। ठीक है, बेस कैटालाइज हो गई।
ये नाइट्राइल है, इसकी भी हाइड्रोलिसिस हो सकती है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये हमने देखा भी था, इफ यू रिकॉल, जब हमने क्या पढ़ा था, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, मुझे याद आ गया, जब हमने एल्डिहाइड का रिएक्शन कराया था पोटेशियम साइनाइड्स के साथ, तो साइनोहाइड्रिन बना था। और फिर साइनोहाइड्रिन मैंने कहा था कि ये एक नई डायमेंशन है फर्दर कंपाउंड्स के लिए। तो आप अगर उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, ठीक है। तो ये भी एसिड कैटालाइज है और बेस कैटालाइज है। बहरहाल मकसद कहने का ये है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर अमाइड या नाइट्राइल से भी हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, ये इसके साथ ही हमारे सारे जो सिंथेटिक रूट्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए वो हमने कवर कर लिए। मुझे नटशेल में कोई बता सकता है आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े जल्दी से, मुझे सिर्फ हेडिंग बता दें। आज सर? जी जी, आज जो हमने पढ़ा है, वैसे तो और भी होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, कौन कौन से रूट? क्लीवेज पढ़ा था, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने वाला पढ़ा था। वेरी गुड, बोलते उसके हैं। बाद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन, ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CO2 के साथ रिएक्ट करके वो भी पढ़ा था। यानी कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी गुड। और जो अभी रिसेंट देखा है ये हाइड्रोलिसिस, ठीक है। चले भाई, सिंथेसिस शुरू करते हैं। अब है मजेदार काम, सॉरी रिएक्शंस, अब है इंटरेस्टिंग काम। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप ट्रीट करते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ या ऑक्जेलाइल क्लोराइड के साथ या PCl3 के साथ या PCl5 के साथ, कोई भी रिएजेंट यूज कर लें, चारों में से आप एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। और ये काम इसलिए करते हैं कि फिर बाद में कोई भी न्यूक्लियोफाइल लाकर इस क्लोरीन को डिस्प्लेस किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। इतना रिएक्टिव है कि ये इतना लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करता, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है, ठीक है। जी मोहम्मद उस्मान। सर मेरा सवाल सर, एसाइल ब्रोमाइड क्यों नहीं यूज करते? ब्रोमाइड अच्छा लेवल होता है अक्सर जब भी जो रिएक्शन होते हैं सर। हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है, पर प्रॉब्लम ये है कि लिविंग ग्रुप तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसको बनाना मुश्किल है, इसलिए ये ज्यादा कॉमन है थायोनाइल क्लोराइड और इससे आसानी से बन जाता है ये PCl3, ठीक है। मतलब PBr3 भी मौजूद होता है, लेकिन उससे इतना आसान सिंथेसाइज करना उसको नहीं होता। मैकेनिज्म देखते हैं, ये देखें, ये 4 है, हम सिर्फ एक मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं, इस वाले को। इसको मैंने जान के चूज किया क्योंकि यही थोड़ा डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं, ये देखें COCl टेकन ट्वाइस, यानी ये है COCl को कार्बोनाइल क्लोराइड है, यानी एसाइल क्लोराइड और 2 दफा है, ठीक है। तो ये कहलाता है ऑक्जेलाइल क्लोराइड। पहला स्टेप आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो मेंशन ही कर दिया। देखें, बस जहन में रख के काम कीजिएगा कि आपको इस OH को रिप्लेस करना है क्लोरीन से, है ना। तो सबसे पहले OH ने अटैक किया इस कार्बोनाइल कार्बन पे, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना। जी आयशा जुनैद। सर जो कार्बोनाइल का ऑक्सीजन है वो क्यों नहीं अटैक कर रहा? हाँ, वो भी कर सकता है, एक ही बात है, क्योंकि अगर जब वो करेगा उसके बाद आप इस लोन पेयर को यहाँ कोलैप्स कर देंगे। हाँ, मैं 1 मिनट रुके उस्मान, मैं आयशा जुनैद को रिप्लाई कर दूं कि ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है ये भी अगर अटैक कर देती तब भी यही बनता, बात एक ही है, क्योंकि फिर बाद में ये जो लोन पेयर है आप इसको यूं कोलैप्स करते तो फिर आप पहुंचते यहीं पर ही। मतलब आप इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन से अटैक दिखा देंगी तो क्या होगा, इस O के साथ देखिए U लगा हुआ होगा और यहाँ पे OH होगा जो आपको लग रहा होगा, फिर इस OH का लोन पेयर यहाँ कोलैप्स कर दें, यहाँ बीच में गिरा दें और ये पाई बॉन्ड आगे ले जाए तो घूम के यही बन जाएगा दोबारा। अच्छा खैर, तो ये आपका इंटरमीडिएट बना और यहाँ से क्लोरीन डिपार्ट हो जाएगा, ये यहाँ कोलैप्स करेगा और ये एक एनहाइड्राइड बन जाएगा। आप सही कह रहे हैं उस्मान, एनहाइड्राइड बन जाएगा। उसको कहते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। मिक्स इसलिए कह रहे हैं कि अनसिमेट्रिकल है, लेकिन ये इंटरमीडिएट है, अभी ये आइसोलेबल नहीं है। ये जो क्लोरीन एज अ क्लोराइड अभी निकला था
ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे और फिर इंटरमीडिएट बनाएगा टेट्राहेड्रल, और अब की दफा ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा और हमें एसिड क्लोराइड मिल जाएगा। अच्छा, इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है? गैसेस जो इवॉल्व हो रही है। जी बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर सामने स्क्रीन पे मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये दो गैसेस जो इवॉल्व हो रही हैं, यही इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही हैं, क्योंकि इसको इररिवर्सिबल कर रही है। गैस एक दफा बन के निकल जाए तो फिर वो वापस नहीं आती है, ठीक है, इररिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, यही वजह है। अच्छा, ये ऑक्जेलाइल क्लोराइड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। जो थायोनाइल क्लोराइड होता है SOCl2, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 गैस और HCl गैस इवॉल्व होती है। मोहम्मद उस्मान, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर आप ये रिएक्शन फोर्स क्यों कह रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि मैं ड्राइविंग फोर्स कह रहा हूँ। हाँ सर, ये क्यों बोल रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं ना इक्विलिब्रियम राइट क्यों नहीं शिफ्ट हो? रिएक्शन फोर्स क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स, हाँ ड्राइविंग फोर्स, सॉरी। देखिए ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है व्हाट मेक्स द रिएक्शन गो। रिएक्शन को क्या चीज आमादा कर रही है आगे बढ़ने के लिए, उसको ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्म है, मैं इसलिए बार बार उसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स कहते हैं इसको, यानी क्या चीज है जो रिएक्शन को प्रोसीड करवा रही है। सर वो वाला प्रोडक्ट क्या क्या होगा जब कार्बोनाइल सी को अटैक करेगा? कार्बोनाइल सी, कौन सा सी? स्टार्टिंग में फर्स्ट ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O। हाँ, ये O यहाँ अटैक करेगा, तब कर ले, एक ही बात तो है भाई। ये इस O ने जब इस कार्बोनाइल पे अटैक किया और ये क्लोरीन डिस्प्लेस हुआ, तो आपको फॉर द टाइम, यानी मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आप ये समझ लें, ये पाई बॉन्ड यहाँ से मिटा दें और यहाँ लगा दें, तो इस O पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इसके साथ OH कर दें। अब वापस इसको यहाँ कोलैप्स कर दें, वापस इसको, क्योंकि देखिए मैंने जब OH का यहाँ अटैक दिखाया है ना, तो मैंने H गायब कर दिया है। देखिए यहाँ H नहीं आ रहा, वो मैंने इसलिए रिमूव कर दिया कि वो वैसे भी बाद में तो उसको जाना ही था, तो वी सेव द टाइम। वरना आप यहाँ पे भी आर्ग्यू कर सकते हैं, सर ये तो OH ने अटैक किया था और आप सिर्फ O दिखा रहे थे, H कहाँ गया, ये हाइड्रोजन कहाँ गया, ये हमने रिमूव कर दिया ना, ये O पॉजिटिव H था, तो सेव द टाइम। तो इसीलिए अगर इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन, कार्बोनाइल जो बॉन्ड है इसका ऑक्सीजन भी अटैक करता है, तब भी ये यही चीज बनेगी। जी पूछे, क्वेश्चन पूछ लें। सर ये जो थर्ड स्टेप में Cl नेगेटिव जो है वो कार्बोनाइल पे अटैक कर रहा है, तो क्या ये दूसरे कार्बोनाइल पे अटैक कर सकता है? दूसरे कार्बोनाइल पे भी अटैक कर सकता है और तीसरे वाले पे भी कर सकता है, ठीक है, तीनों इलेक्ट्रोफिलिक्स हैं। लेकिन मसला ये है कि मैं यही बात तो कह रहा हूँ, ड्राइविंग फोर्स, अगर ये इस कार्बोनाइल पे करता है तो हमें एडवांटेज मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की एक्सपल्जन का। लेकिन अगर ये इस कार्बोनाइल पे अटैक करता है, इस वाले पे, तो हमें ये एडवांटेज नहीं मिलेगा, ना इस वाले पे मिलेगा हमें। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ड्राइविंग फोर्स, चूंकि गैसेस की एवोल्यूशन है, इसलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इस वक्त। एक्सक्यूज मी सर, बट जी रिएक्टेंट्स में सिर्फ C डबल बॉन्ड O COCl2 है बस, और कुछ नहीं। सॉरी, कम अगेन। रिएक्टेंट्स में COCl2 है बस। COCl टेकन ट्वाइस पढ़ते हैं इसको। COCl हाँ टेकन ट्वाइस, हाँ टेकन ट्वाइस और कार्बोक्सिलिक एसिड। बस नहीं है, साथ में सॉल्वेंट भी होगा, और सॉल्वेंट ऐसा होगा जो नॉन इंटरएक्टिव होगा, ना इससे इंटरेक्ट करे ना इससे करे, इनर्ट जिसे कहते हैं, और वो होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF होता है जो यूज किया जाता है। क्योंकि ये रिएक्शन मैंने खुद बहुत लगाया अपने हाथ से, THF यूज करते हैं, वरना आप एसिड और एल्डिहाइड यूज पढ़ा था जिसमें OH लेके जा रहा था, जिसमें OH कौन सा? H को पहले बेस लेके जा रही थी कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को। अच्छा, फिर पहले से, और वो डायरेक्टली COCl को अटैक कर रहा है। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर ऐसा करने के लिए ना रिस्ट्रिक्शन होगी, वो ये कि आप जब बेस को लेंगे ना, तो उस वक्त आप
रिएक्शन में ये नहीं डाल सकते ऑक्सिलाइल क्लोराइड, क्योंकि अगर आपने ये दोनों डाल के एक साथ दोनों को डाला और बेस डाल दी तो बेस इस H को निकालेगी, लेकिन साथ में इस पे भी हमला कर सकती है, यानी इस कार्बन पे, इस पे। तो ऐसे केस में पहले सेपरेटली कार्बोक्सिलिक एसिड और बेस को रिएक्ट करा के सॉल्ट बनाया जाएगा, फिर ड्रॉप वाइज ऑक्सिलाइल क्लोराइड टपकाया जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे केस में हमें स्टेप वाइज काम करना पड़ेगा। और अगर आप एक साथ दोनों को डालना चाह रहे हैं, ऑक्सिलाइल क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो डाल दें, और सॉल्वेंट ऐसा ले लें जो इंटरएक्टिव ना हो, यानी कि इनर्ट हो, जैसे कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। जी आयशा जुनैद। सर वो जो थर्ड वाला कार्बोनाइल था वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन मैं आपसे यही बात तो कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक होगा, लेकिन जब हमें प्रोडक्ट के अंदर एंट्रोपी बढ़ती हुई नजर आ रही है, बढ़ती हुई मिल रही है, तो फिर उससे बेहतर ऑप्शन दुनिया में और क्या हो सकता है? देखें, बात सिर्फ रिएक्टेंट की या रिएक्टिव साइड की नहीं होती है, बात प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की होती है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। जब आपको दो ऐसी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं जो बहुत ही रैपिडली एस्केप कर जाएंगी रिएक्शन मिक्सचर से, और पूरे का पूरा रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम है वो अपने जाने पुल कर लेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो और हमें क्या चाहिए? देखिए, एंट्रोपी बढ़ी है ना, डिसऑर्डरनेस बढ़ी है ना। जी सर। इसीलिए ये वाली जो कार्बन है, यानी जिस पर अटैक हुआ है, इसी पर अटैक होगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट बहुत स्टेबल मिलेगी, इरिवर्सिबल होगी। जो आप कहना चाह रही हैं ये वाली कार्बन, इस पर बिल्कुल अटैक होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, अटैक सब पे होगा, लेकिन बात यह है कि ये सारे रिएक्शन ना रिवर्सिबल होते हैं, यानी होता है, टूटता है बॉन्ड, फिर जुड़ता है, फिर होता है, फिर टूटता है, फिर जुड़ता है, ये होता रहता है। लेकिन जब यहां अटैक होगा ना, उसके बाद गैस के एस्केप होने के बाद आप वापस पीछे नहीं आ सकते, तो ये इरिवर्सिबल हो जाता है, ये रिएक्शन के को सील कर देता है, उसकी वापसी के डायरेक्शन को बंद कर देता है, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, बाकी ये भी एक होता है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड बना लें, मतलब एक रिएक्शन तो ये है ना कि आप एसिड क्लोराइड बनाते हैं, एक है आप एनहाइड्राइड बना लें। उसके लिए ये है कि आप एसिड क्लोराइड यूज कर लें जो आपने अभी भी बनाया था, और वो जब कार्बोक्सिलिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो ये जो OH है ये इस कार्बोनाइल पर अटैक करके इस क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट, और ये एनहाइड्राइड हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा एनहाइड्राइड हो गया। अब लेकिन यहाँ पिरिडीन यूज किया है, पिरिडीन एक सॉल्वेंट है और इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होगा, ये इतना सीधा मैकेनिज्म नहीं है कि इस O के लोन पेयर ने इस पर अटैक किया और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना और क्लोरीन निकल गया। सबसे पहले ये पिरिडीन इटसेल्फ इस पर अटैक करेगा और पिरिडीनियम, एसाइल पिरिडीनियम आयन बनेगा, और बाद में OH उस कार्बोनाइल पर अटैक करके पिरिडीन को डिस्प्लेस करेगा। बहरहाल ये मैकेनिज्म अगर आपको डिटेल में नहीं समझ में आता तो इट्स ओके, आपको सिर्फ ये फैक्ट पता हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एसिड क्लोराइड इज इक्वल टू एनहाइड्राइड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड करीब करीब हो तो आप जानते हैं इनको हीट करने से उनका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो सकता है, और सक्सिनिक एसिड से सक्सिनिक एनहाइड्राइड इस तरह बनता है, ठीक है। और थैलिक एसिड में भी यही होता है, मैं कहने वाला था, थैलिक एसिड थैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये सहूलत सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के लिए मौजूद है जिनके दोनों कार्बोक्सिलिक वाले जो OH हैं वो करीब करीब हों, ठीक है। अगर फर्ज कीजिए जैसे ये थैलिक एसिड है ना, ये अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड और दोनों ऑर्थो नहीं होते, पैरा लिंकेज में होते हैं, यानी ये कार्बोक्सिलिक यहीं होता और ये वाला यहाँ होता, तब इसका एनहाइड्राइड नहीं बनता, इसको फिर हम उसको टेरेथैलिक एसिड कहते हैं। ये थैलिक एसिड है, एक होता है टेरेथैलिक एसिड, TERE इसके पीछे लगा दें, तो टेरेथैलिक एसिड होता है 1,4 लिंकेज, तो टेरेथैलिक एसिड का एनहाइड्राइड नहीं बनता, लेकिन थैलिक एसिड का बनता है। तो वो बात सीधी सी है, जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड करीब मिलेंगे वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। पहली बार पढ़ रहे हैं ना ये वाला? जी, आप जिंदगी में पहली दफा पढ़ रहे हैं मुझसे ये बात। अच्छा, अब ये भी मैं बताया करूँ कि आप क्या चीज पहली दफा पढ़ रहे हैं, आपको खुद अंदाजा होगा ना कि ये कुछ मुझे सर थोड़ा सा कुछ रिकॉल हो रहा है इससे सिमिलर। हाँ, हो सकता है कि हाँ आपने कहीं और पढ़ा होगा, तो इसलिए आप शायद सोच रहे हो कुछ देखा देखा लग रहा है। अच्छा, ईस्टर की सिंथेसिस, ये तो बड़ा वर्ल्ड फेमस रिएक्शन है, ईस्टरिफिकेशन जिसे कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, एसिडिक मीडियम, ईस्टर प्लस वाटर, ठीक है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और अगर ये रिवर्सिबल है
तो आप जानते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईस्टर अगर हासिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप अल्कोहल का लेवल बढ़ा दें, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा दें, या एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, या यहाँ से वाटर रिमूव करते रहें, या ईस्टर रिमूव करते रहें। अगर जिसकी भी बॉइलिंग पॉइंट कम है, वाटर का तो 100 होता है, ईस्टर अगर लिक्विड है और अगर 80-70 फर्ज करें बॉइलिंग पॉइंट रखता है, तो आप डिस्टिल करके बाहर निकालते हैं सिस्टम से, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल होता रहेगा रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बढ़ाना मतलब थ्योरेटिकली तो चलो ठीक है कि तो हम ये कह रहे हैं कि या इसको बढ़ाएं या इसको बढ़ाएं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल इतना नहीं होता। हम करते क्या है, अल्कोहल ज्यादा यूज कर लेते हैं। मतलब आप अगर 5 ml कर रहे होते तो आप 10 ml कर लें, 15 ml कर लें, ठीक है। और अल्कोहल को इतनी महंगी भी नहीं होती है, तो इस तरह आप ज्यादा से अल्कोहल यूज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा, तो यू मे गेट द मोर यील्ड ऑफ इथाइल एल्काइल एस्टर। ठीक है। एनीवेज, तो ये इसका मैकेनिज्म देखते हैं, और आप मुझे बताइए कि जब भी कार्बोनाइल ग्रुप के सामने कोई एसिड नजर आए ना, तो पहला स्टेप क्या होता है? प्रोटोनेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। बिल्कुल सही कहा। ओके, could you hear me? Yes, sir. Okay. यस सर। अच्छा, तो प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये एक्टिवेटेड हो गया। अच्छा, ये काम हमने एल्डिहाइड और कीटोन के लिए पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आगे, और ये ईस्टर के लिए भी यही चीज होगी, अमाइड के लिए भी यही चीज होगी। सबके लिए एक ही कॉमन बात है कि कार्बोनाइल ऑक्सीजन प्रोटोनेट होती है टू मेक इट मोर इलेक्ट्रोफिलिक। फिर ये अल्कोहल अटैक करता है और ये इंटरमीडिएट बनता है। देखिए ना, ये कुछ फेमिलियर से इसलिए लग रहे होंगे कि हमने एल्डिहाइड में जब एसिटल बनाया था तब इस तरह का काम किया था। ठीक है। और फिर वही होगा इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन शिफ्टिंग। अगला भी स्टेप पता है आपको, अगला क्या होगा स्टेप, आप बताइए? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए सारे मैकेनिज्म मिलते जुलते ही होते हैं। ये बन जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा? वाटर अटैक करेगा हाइड्रोजन पे। एग्जैक्टली, डीप्रोटोनेशन होगी और ये बन गई प्रोडक्ट ईस्टर। ये इसका मैकेनिज्म है स्क्रीन पे। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, अल्कोहल का अटैक और ईस्टर फॉर्मेशन। ठीक है। अब ये ROH जो है, यानी यहाँ मिथाइल होगा तो ये मिथाइल ईस्टर हो जाएगा, इथाइल होगा तो इथाइल ईस्टर हो जाएगा। एमाइड की सिंथेसिस, सर एक मिनट जी सर। हाँ ठीक 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 है सर। ठीक है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अमीन से अमोनिया से रिएक्ट करे तो अमाइड बन सकता है, लेकिन ये इस तरह जैसे स्क्रीन पर नजर आ रहा है ना, ये कोई अच्छा मेथड नहीं है। इसकी वजह यह है कि अमोनिया एक बेस होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड होता है। तो पहला स्टेप होगा एसिड बेस रिएक्शन, यानी अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा, और फिर आप हीट करके अमाइड बना तो लेंगे लेकिन इसकी यील्ड बहुत कम होगी। तो ऑल्टरनेट क्या है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाना है तो क्या करें? हम ये करेंगे कि सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है, हम इसको किसी गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि एसिड क्लोराइड यूज किया, थाइनाइल क्लोराइड आपने यूज किया था तो एसिड क्लोराइड बना था, और फिर आप अमोनिया लेकर आ जाएं या अमीन लेकर आ जाएं तो आपका अमाइड बन सकता है। तो वो तो खैर एक तरीका था एसिड क्लोराइड बनाया था जो आपने, मतलब उस एक तरीके में भी 5 तरीके थे, SOCl2 और ऑक्सैलाइल क्लोराइड और PCl3 PCl5 वगैरह। लेकिन अगर आप इसको जनरल कह दें तो हम इसको कहते हैं कपलिंग एजेंट। अगर आप कोई कपलिंग एजेंट यूज कर रहे हैं जो इस OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं तो काम हो सकता है। तो कपलिंग एजेंट वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ये 2 बहुत ही ज्यादा कॉमन है, DCC सर जी और CDI। सर जो पहले रिएक्शन में हीट करने पे यील्ड बहुत कम क्यों मिलेगी? यील्ड इसलिए कम मिलेगी कि ये R को हमने अभी डिफाइन नहीं किया। अब अगर R को सेंसिटिव स्पीशी है, हीट पे ब्रेक हो गए, फिर क्या होगा? क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, ये सील्ड ट्यूब में एक्सपेरिमेंट होता है, करना पड़ता है इसको।
और दूसरा ये सॉल्ट बना हुआ है और उसके बाद आप इसको तोड़ने का मतलब है आप CA बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो ये इट्स नॉट अ गुड वे टू मेक द अमाइड फ्रॉम फर्स्ट मेथड। जी मोहम्मद उस्मान, सॉरी लाइबा आमिर। सर आपने कपलिंग एजेंट का क्या बताया, आप रिपीट कर देंगे? मैं कह रहा था कि कपलिंग एजेंट के नाम से जाहिर है कि कपल करता है, ये सबसे कोई ऐसी चीज होती है जैसे कि ये दो है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कपल कर लेती हैं। कपल से मतलब है ये जो OH है ना, ये OH नहीं रहता, ये कुछ और हो जाता है, यानी कोई और ग्रुप उसके साथ ऐड हो जाता है। तो ऐसा होने से ये वाली जो कार्बोनाइल कार्बन है ये अच्छी खासी इलेक्ट्रोफिलिक हो जाती है और ये जो ग्रुप जो कपल हुआ हुआ होता है वो निकल जाता है। तो ये ब्लू वाला रेड वाला जो अमीन है वो आराम से अटैक करेगा इस OR को। मैं R इसलिए कह रहा हूँ कि वो R में से कुछ होगा, या तो CDI होगा या DCC होगा। ये दो यूज होते हैं, व्हाइट कलर के पाउडर होते हैं, बहुत ही एफिशिएंटली काम होता है। ये हमारा रूटीन वर्क है। We couple the carboxylic acid with these reagents and then we keep on treating several nucleophiles on this coupled carboxylic acid to afford different products। ठीक है, मैकेनिज्म देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कपल क्यों कह रहे हैं इसको। ये जो स्ट्रक्चर है स्क्रीन पे ये DCC का है, यानी ये डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड का। तो पहला स्टेप होगा ये वाला, कार्बोनाइल कार्बन ने कार्बोनाइल ऑक्सीजन ने इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक किया और हमें ये इंटरमीडिएट मिल गया। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O और OH, यानी ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये यही है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये नया OC बॉन्ड बना है, और ये जो C है ये आपका CDI वाला DCC वाला C है। जी आयशा जुनैद। सर ऊपर वाला भी तो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है ना? नहीं हो सकता। नाइट्रोजन का, यानी आप कहना चाह रही हैं कि O इस N पे अटैक करे? जी नहीं हो सकता। इसका जवाब ये है कि अगर O N पे अटैक करेगा तो आप बॉन्ड ब्रेक करेंगी ये वाला, और C पे नेगेटिव चार्ज लेकर आएंगी, है ना, यही करेंगे ना आप? जी। अच्छा, अब इस वक्त हो रहा है C पे अटैक हो रहा है और N पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो आप मुझे खुद बताएं C पे नेगेटिव चार्ज अच्छा बेयर होगा या N पे? और अगर हम ऊपर वाले नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज लाना चाहें? एक ही बात है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आप ऊपर कर दें, सिमेट्रिकल है ना, तो हमने नीचे ऐसे दिखा दिया, ये ऊपर और नीचे का कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो एक ही बात है। आप इस एरो को मिटा के ऊपर कर दें तब भी एक ही बात है, यानी यहाँ पे N नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, इट विल मेक नो डिफरेंस। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये जी आयशा जुनैद। सर लास्ट टाइम आपने बोला था कि जो नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्यों नहीं अटैक कर सकता कार्बन पे? अच्छा, ये मैंने साथ में ये भी तो बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, लेकिन जब भी न्यूक्लियोफाइल उसके पास आता है तो वो इस H को रिमूव कर लेता है, तो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना लेता है। तो कार्बोक्सिलिक के कार्बोनाइल कार्बन में तो वैसे ही अटैक नहीं होता है, आम हालात में नहीं होता। बात समझ में आ रही है मेरी? थैंक यू सर। ठीक है, गुड। अच्छा, तो बहरहाल ये आपका इसने अटैक किया इस पे, यह पाई बॉन्ड, ये थोड़ा लंबा सा मैकेनिज्म है इसलिए मैं स्पीड से कर रहा हूँ काम। और ये आपका CO बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड भी ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड से सिंगल, और इसके बाद प्रोटॉन ट्रांसफर है, यानी ये H यहाँ मूव कर जाएगा ये। अब आप इसको गौर से देखें, R कार्बोनाइल O, अगर मैं इस पूरे पैच को रिमूव करके H लिख दूं तो ये वापस OH हो जाएगा, यानी वही कार्बोक्सिलिक एसिड। तो OH बेसिकली रिप्लेस कर गया इस O साइड चेन के साथ। ये चीज है कपल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज क्या है? कपल्ड प्रोडक्ट, ये है कपल्ड। और ऐसा होने से क्या होगा, जब आप न्यूक्लियोफाइल लाएंगे, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जब इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस पे ये देखें ये अटैक किया, तो फिर ये जो पूरा फ्रेगमेंट है ये निकल सकता है, और ये निकलेगा, और जब ये निकलेगा तो निकलेगा कैसे? यूरिया के तौर पे निकलेगा। यानी ये कार्बोनाइल के दोनों तरफ अगर NH2 होता है तो हम उसको यूरिया कहते हैं, और अगर एक H को रिप्लेस करके हम कोई भी R ग्रुप लगा दें तो डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया कहलाता है। तो बहरहाल ये हमें अमाइड मिल जाएगा। ये मैकेनिज्म थोड़ा टफ है, बट डोंट वरी, आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता आइको के प्रॉब्लम में इस तरह का डिटेल मैकेनिज्म, लेकिन आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड है
और आपको कोई न्यूक्लियोफाइल लाके OH को रिप्लेस करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप कपलिंग एजेंट यूज करेंगे, CDI या DCC जो ज्यादा कॉमन है, उसकी मदद से आप OH को OR में कन्वर्ट करेंगे। R मतलब कोई, जैसे यहाँ पे इस वक्त पर्टिकुलरली R ये है, ये, और फिर आप न्यूक्लियोफाइल लाके इसको अटैक कराएंगे। ठीक है, अच्छा सर एक मिनट पीछे कर दें। जी मैं करता हूँ। ठीक है भाई। सही। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप एल्काइल लिथियम से ट्रीट करें या ग्रिनार्ड एजेंट से ट्रीट करें तो हम कीटोन हासिल कर सकते हैं। हम मतलब पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड मुख्तलिफ कंपाउंड बनाने में काम आता है, इसलिए हेडिंग हमने ऊपर लिखी हुई है सिंथेसिस ऑफ कीटोन, वरना यही हेडिंग हो सकती थी रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के साथ, बात एक ही है। तो ये RLi यानी एल्काइल लिथियम यूज किया है, तो ये प्रोडक्ट आपकी कीटोन में कन्वर्ट होती है। अब यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट यूज किया है, जबकि प्रोडक्ट में आपको एक ही नजर आ रहा होगा। तो कुड यू गिव मी द रीजन व्हाई वी यूज द 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ द एल्काइल लिथियम? सर क्या से रिपीट कर दें? ये 2 इक्विवेलेंट यूज किए हैं एल्काइल लिथियम के, जबकि आपको यहाँ एक नजर आ रहा होगा, तो दूसरा कहाँ गया? सर वो कार्बोक्सिल ग्रुप, सर हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलना है तो सर उसने अल्कोहल भी तो बनाना है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, यहाँ नजर आ जाएगा भाई दूसरा कहाँ गया। आपने सही जवाब दिया है। पहला ही इक्विवेलेंट जो है ना एसिड बेस रिएक्शन बनाएगा और आपके पास एल्काइल लिथियम लिथियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगा। और फिर दूसरा इक्विवेलेंट जो है असल न्यूक्लियोफाइल वो है, पहला वाला तो एज अ बेस सर्व कर रहा था, ये तो सीधा सीधा एसिड बेस रिएक्शन है। तो फिर ये आपका अटैक करेगा और आपका लिथियम के साथ ये डाई एनाइन बनेगा और फिर ये वर्कअप हो जाएगा, डायोल बनेगा। और आप जानते हैं कि ये जो जेम डायोल है ये वापस कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो सकता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू द कीटोन यूजिंग एल्काइल लिथियम। ठीक है, यहां पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये सर रिएक्शन यहाँ रुक कैसे गया, जबकि आप तो कहते थे कि एल्काइल लिथियम बहुत रिएक्टिव होता है, तो अब ये टर्शियरी अल्कोहल की तरफ क्यों नहीं चला गया रिएक्शन? मतलब एल्काइल लिथियम दोबारा आए, इस कार्बोनाइल पे अटैक करे और जुड़ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन बनता है, टर्शियरी अल्कोहल नहीं बनता। कोई रीजन समझ में आता है आपके? सर शायद ऑर्गेनोमेटालिक लिथियम की रिएक्टिविटी को सप्रेस कर देंगे। ऑर्गेनोमेटालिक तो बहुत रिएक्टिव होता है। रीजन ये है कि आप जब वर्कअप करते हैं ना, तो आप सारा एल्काइल लिथियम को जाया कर देते हैं, जो बचा हुआ होता है क्विंच कर देते हैं उसको। तो हमारे पास कीटोन बनने से पहले ही एल्काइल लिथियम खत्म हो जाता है और रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो पाता और कीटोन विद प्रोडक्ट रुक जाती है। ये इसका असल जवाब ये है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिड्यूस करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगी। अगर हम सोडियम बोरोहाइड्रेट से रिएक्ट करें कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या होगा? ये आप नहीं होता, क्या रुक जाएगा? हाँ नहीं होता, वेरी गुड। NaBH4, हाँ एग्जैक्टली, NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है जो कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर को नहीं करता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि कीटोन और एल्डिहाइड को तो करता ही करता है, साथ में ईस्टर को भी कर देता है प्राइमरी अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कर देता है प्राइमरी अल्कोहल में।
और नाइट्राइल को भी करता है, लेकिन नाइट्राइल को प्राइमरी अल्कोहल में नहीं करता, नाइट्राइल को अमीन में कन्वर्ट कर देता है, प्राइमरी अमीन में। ठीक है, यानी सबको कर देता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी को भी अनरिएक्टिव नहीं छोड़ता। ठीक है, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है। सर इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ा ना ये वाला? हाँ, ये आ गया, आप पढ़ लेते हैं। पहला स्टेप सीधा सीधा एसिड बेस है। पुरानी बात रिपीट कर दीजिए एक बार। क्या चीज रिपीट कर दूं? कि NaBH4 के साथ क्या हो रहा था? मैं कह रहा था कि NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, बाकी किसी को नहीं करता। ठीक है, यानी सिलेक्टिव है बहुत, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको कर देता है। एल्डिहाइड कीटोन को भी करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी करता है, रीस्टर को भी करता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, मैकेनिज्म देखते हैं इसका। पहला स्टेप तो सीधा सीधा एसिड बेस रिएक्शन है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखिए जब ये दो इक्विवेलेंट यूज किए, टू इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि एक एज अ बेस सर्व करेगा और एक एज अ न्यूक्लियोफाइल सर्व करेगा, एक इक्विवेलेंट। पहला एसिड बेस रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, है ना। ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपना हाइड्राइड डिलीवर करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के H के साथ कपल करके H2 गैस बना लेगा और कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर ये जो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है ये फौरन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम में एंकर कर देगा, क्योंकि एल्यूमिनियम इस वक्त टेट्राहेड्रल थी, अब ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है ना, तो उस वक्त नेगेटिव आइन था उस पे, अब ये न्यूट्रल है। और आप जानते हैं एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, वेकेंट ऑर्बिटल, और एल्यूमिनियम एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल है, लुईस एसिड है, तो फौरन इलेक्ट्रॉन पेयर की एंकरिंग होगी और हमें ये चीज मिल जाएगी। और अब डिलीवरी होगी इस हाइड्राइड की H की इधर, लाइक दिस। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड डिलीवरी है, जिसकी वजह से हमारे पास C के साथ H कनेक्ट हो जाएगा। ये अभी अभी आया है इस एल्यूमिनियम के साथ। बाद में आप वर्कअप वगैरह उसको पुश करके निकाल देंगे ऑक्सीजन आयन से, तो ये आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा और यहाँ पर हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। लेकिन फिर वही बात, यहाँ पर रिएक्शन रुकेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं अगर एल्डिहाइड मिलता है तो वो फौरन फर्दर रिड्यूस हो जाएगा दूसरे मजीद एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और प्राइमरी अल्कोहल की प्रोडक्ट हमें इस तरह मिल जाएगी। अच्छा, मैकेनिज्म मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप उसको सारे आ गए होंगे, लेकिन एटलीस्ट जो ट्रांसफॉर्मेशंस है ना वो आपको सारी आ गई होंगी। क्या ख्याल है, यानी कि क्या चीज ऐड करेंगे तो क्या बनेगा और क्या चीज ऐड करेंगे तो क्या नहीं बनेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाती हैं, ये आपको सारी आनी चाहिए। मैकेनिज्म ठीक है, आपको काफी आ जाए, अच्छी बात है। बाकी मैकेनिज्म की जहां तक बात है ना, वो प्रैक्टिस से आता है, और जब आप आएंगे फिजिकली थर्ड कैंप में इंशाल्लाह हम उसकी प्रैक्टिस बहुत करेंगे। आयशा जुनैद, प्लीज आंसर क्वेश्चन। सर लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है वो O नेगेटिव के पास जा रहा है, तो जब पहले O नेगेटिव बना था तो उसमें हाइड्रोजन क्यों नहीं गया H पॉजिटिव? हाँ हाँ, ये हमने बाद में किया है। ये हमने बाद में डाला है, तो ऐड ही बाद में किया है, इसलिए ये वर्कअप कहलाता है ना, इसको हमने ऐड ही बाद में किया। अगर आपने शुरू में डाल दिया होता ना, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला ही इसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाता। ठीक है, तो सिंथेसिस समरी की बात करते हैं। किसी ने कुछ चैट में लिखा है, व्हाट अबाउट सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? ये रिएजेंट यूज नहीं करते, ये होता ही नहीं है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं। अच्छा, अब मुझे बताते रहिएगा, क्या रिएजेंट यूज करें एल्कीन में कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए? KMnO4 और एसिडिफाइड या ओजोनोलिसिस भी कर सकते हैं ना? Yes. सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा ओजोनोलिसिस वाले? ऑक्सीडेटिव वर्कअप, H2O2 ओजोन एंड H2O2। ठीक है, एल्डिहाइड है, से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, क्या रिएजेंट यूज करें? PCC। आर यू श्योर? एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, पीसीसी तो अल्कोहल से करता है, KMnO4। प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है,
KMnO4 again. ठीक है, ये है आपको बेंजाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है। जी, आपके पास हेलो एल्केन है और आपको उस हेलो एल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? मैग्नीशियम ईथर और CO2। वेरी गुड। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाएंगे यानी मैग्नीशियम ईथर, उसके बाद सेकंड स्टेप में कार्बोक्सिलेशन करेंगे और थर्ड स्टेप में वर्कअप करेंगे। 3 स्टेप में काम होगा, ठीक है। आपके पास ईस्टर है, नहीं गलत कह रहे हैं आप, पहले सवाल देख लें। आपके पास या तो ये ईस्टर है या अमाइड है या आपके पास एनहाइड्राइड है या एसिड क्लोराइड है और आपको एसिड में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस, वेरी गुड, शाबाश, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे। नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, क्या करेंगे? Hydrolysis. वेरी गुड। तो ये स्क्रीन पे देखें, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया मुख्तलिफ तरीकों से, ये समरी है। आप बिल्कुल सर वो हाइड्रेशन नहीं होगी, CN हाइड्रेशन होने से बॉन्ड सैचुरेट करता है और एक तरफ H ऐड होता है, एक तरफ OH ऐड होता है, ठीक है। ये तो सिंथेसिस की समरी थी। अब रिएक्शन की समरी की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बनाना है, व्हाट टू डू? SOCl2 PCl3 थायनाइल क्लोराइड, ऑक्सैलाइल क्लोराइड, phosphorus trichloride, phosphorus pentachloride. If you need to make the acid anhydride from the carboxylic acid, उल्टा जाना ना, हाँ Cobalt2 ऊपर जाना है, हाँ COCl2 नहीं, वो नहीं, तो सॉरी C पता नहीं क्या था, COCl taken twice, COCl taken सही। आर यू श्योर? और कोई स्टूडेंट? इसका पहले आपने सॉल्ट बनाया और एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कर दिया, इट्स नॉट टेकन, आपने तो बताया नहीं ना। आप टेकन ट्वाइस कह रहे थे ना सर मैं, तो भाई ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना के एसिड क्लोराइड ट्रीट कर ले, ये वैसे ही सीधा सीधा इसको हीट कर लें, अगर ये इसमें 2H करीब है तो इससे बना रहे अल्कोहल एसिडिक मीडियम में। अच्छा याद रखिएगा, एस्टरिफिकेशन हमेशा एसिडिक मीडियम में होती है, बेसिक मीडियम में नहीं होती है। रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है बेसिक मीडियम में, क्योंकि बेसिक मीडियम लेंगे तो सॉल्ट वो बन जाएगा कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, और उसके बाद बस अल्कोहल काम ही नहीं करेगी इस पे। एमाइड बनाना है, क्या करना? कपलिंग लिया था, कपलिंग एजेंट। शाबाश, वेरी गुड। कपलिंग एजेंट यूज करें पहले स्टेप में, फिर न्यूक्लियोफाइल यूज करना है। कीटोन बनाना है, बड़ा सा कोई ऑर्गेनोमेटालिक लिथियम। ऑर्गेनो लिथियम, वेरी गुड, शाबाश, ऑर्गेनो लिथियम, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल बनानी है कार्बोक्सिलिक एसिड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी गुड, शाबाश। तो भाई ये रिएक्शंस भी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द केमिस्ट्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इसकी भी बुक दे देना, इसकी भी मैं आपको बुक ऐड करूंगा, एक मुझे मिनट दीजिए, 1 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने केमिस्ट्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर्स, अमाइड्स और नाइट्राइल्स। बिल्कुल उसी लेक्चर से कनेक्शन में है। ये डिफरेंट ये डेरिवेटिव्स कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। तो देखें, पहले एसिड क्लोराइड है, फिर एनहाइड्राइड है, फिर ईस्टर है, फिर अमाइड है, फिर नाइट्राइल है। हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो एसिड क्लोराइड हम पढ़ते हैं। एसिड क्लोराइड
की सिंथेसिस। हम जानते हैं कि एसिड क्लोराइड जो है वो बन सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड से इन 4 एजेंट से, जो हमने अभी भी पढ़ा था। ये रिएक्शन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन में पढ़ा था। अब हम यही रिएक्शन एसिड क्लोराइड की सिंथेसिस में पढ़ रहे हैं, तो उसका मैकेनिज्म मैं ख्याल से बताने की जरूरत तो नहीं है आपको, ठीक है ना। अच्छा, और एक दफा आप एसिड क्लोराइड बना लें तो उसके बाद आप उसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे तो वो उससे डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप पानी ऐड करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड वापस आ जाएगा। और इसका मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले वाटर अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन शिफ्टिंग होगी, जेमिनल डायोल बना, यहां से देखे तो ये क्लोरीन को पुश करके निकाल देगा और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा डीप्रोटोनेशन होने के बाद। तो ये एसिड यहाँ पे जी कुछ है सर, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो तो सकता है। ऊपर हाँ, बना है। ये वाला ना, ये वाला आप कहना चाह रही हैं, यहाँ से यू कोलैप्स करे जी वाटर, सर। तो आप कर दें वापस यही बन जाएगा स्टार्टिंग मटेरियल, करके देख लें। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गिरेगा और वाटर निकल जाएगा तो ये वापस एसिड क्लोराइड बन जाएगा, तो फिर रिएक्शन थोड़ी प्रोसीड हुआ आगे। तो वही वाली बात, वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल निकल रहा होगा और बिल्कुल एसिड क्लोराइड बन रहा होगा, लेकिन आगे भी तो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होगा ना। अच्छा, एक दफा एसिड क्लोराइड बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड से, SOCl2 या ऑक्सिलाइड क्लोराइड व्हाटएवर आपने ऐड किया, उसके बाद आप उस पर बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप अगर उस एसिड क्लोराइड को अल्कोहल से ट्रीट करें तो ईस्टर बनता है, अमीन से ट्रीट करें तो अमाइड बनता है, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट से ट्रीट करें तो एनहाइड्राइड बनता है। यानी कोई भी न्यूक्लियोफाइल लाएंगे क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था एसिड क्लोराइड से मुतालिक। अब कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड से मुतालिक ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन में पढ़ी थी, अब हम सिंथेसिस में देख रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड मिलते हैं आपस में pyridine की मौजूदगी में, तो एनहाइड्राइड बनता है। आपको याद होगा ये स्लाइड हमने देखी थी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, तो मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा। ये बस ये कह रहे हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड बनता है तो फिर उसका रिएक्शन भी कोई ना कोई होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, वो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड रिकवर हो जाएगा। मैकेनिज्म देखते हैं इसका। पहला स्टेप, यकीनन कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है वो प्रोटोनेट होगी, फिर वाटर अटैक करेगा उसी कार्बोनाइल कार्बन पर जो अभी अभी प्रोटोनेट हुई है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। और तो आपको बहुत आदत हो गई होगी कि क्या होगा, प्रोटॉन शिफ्टिंग होगी इंट्रामोलिक्यूलर, फिर ये लोन पेयर पुश करके इस ग्रुप को पूरे को डिस्प्लेस कर देगा और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा प्रोटोनेटेड, जो कि बाद में डीप्रोटोनेट होकर फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। ये मैकेनिज्म आपने पढ़ा फर्स्ट टाइम मुझसे अभी, लेकिन इससे मिलकर जुलता आपने कई दफा पढ़ा है। तो इस तरह मैकेनिज्म डिजाइन होता है। जिस तरह एसिड क्लोराइड मुख्तलिफ न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट होकर नई नई प्रोडक्ट दे रहा था, एसिड एनहाइड्राइड भी देगा। अगर आप अल्कोहल से ट्रीट करेंगे तो एस्टर बनेगा, और अगर आप अमीन से करेंगे तो अमाइड बनेगा। अब तीसरा है ईस्टर की फॉर्मेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सर वो हाइड्रेशन है ना? कौन सा वाला? ये वाला ROH। भाई हाइड्रेशन में तो वाटर यूज होता है, ये तो अल्कोहल है, ये तो अल्कोहल है। OH ऐड हो रहा है एक जगह H हो रहा है। नहीं सॉरी सर, ठीक है। तो ईस्टर भी आसान है, ईस्टरिफिकेशन है। अच्छा, ईस्टरिफिकेशन करने का एक तरीका और भी है, यानी एक तो ये है जो आपको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एसिडिक मीडियम में। एक है कि एसिड क्लोराइड से आप भी ईस्टर बना सकते हैं अगर आप इथेनॉल ऐड करें तो। ये भी हमने अभी डिस्कस किया था जब मैंने कहा था एसिड क्लोराइड अगर आप बनाने में कामयाब हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो आप अमीन से ट्रीट करेंगे तो अमाइड बनेगा, अल्कोहल से करेंगे तो ईस्टर बनेगा। और आपके सामने है इस तरह। ये ऐसा भी होता है कि आप अल्कोहल से ट्रीट करें तो आपके पास ईस्टर बन जाए। ईस्टर की हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ी थी, एसिड कैटालाइज भी होती है और बेस कैटालाइज भी होती है। पहले एसिड कैटालाइज देख लेते हैं।
वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी कार्बोनिल ऑक्सीजन की, फिर अल्कोहल वाटर ऐड करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, और फिर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, फिर प्रोटॉन शिफ्टिंग होगी, OR के पास एक जाएगा और ऑक्सीजन का लोन पेयर अल्कोहल को पुश कर कर निकाल देगा, और फिर प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जो कि डीप्रोटोनेट हो जाएगा। ठीक है। बेस कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस भी होती है जिसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं। इसमें ये है कि जाहिर सी बात है प्रोटॉन मौजूद नहीं है तो प्रोटोनेशन तो नहीं होगी। पहला स्टेप सीधा सीधा हाइड्रोक्साइड का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पे, और ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, और यहीं पे ये ऑक्सीजन का लोन पेयर पुश करके इस एल्कोक्सी को निकाल देगा। देखिए यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा, बेस कैटालाइज मैकेनिज्म में ना चूंकि एसिड मौजूद नहीं है तो फिर प्रोटोनेशन नहीं हो सकती है, तो वो काम जो हम एसिड कैटालाइज में प्रोटॉन शिफ्टिंग करके कर रहे थे निकालने वाला, वो यहाँ पर वैसे ही होगा। जी मोहम्मद उस्मान, वो O नेगेटिव पुश करके कैसे निकाल रहा है? OR पे तो एटलीस्ट पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए ना, ताकि वो आसानी से निकल जाए। नहीं, OR इसलिए निकल गया कि OR की बहरहाल एक लिविंग टेंडेंसी है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी है, एल्कोक्साइड आयन बन के निकला है ना। और बेस कैटालाइजेशन में यही मसले होते हैं कि इनमें इतने अच्छे लिविंग ग्रुप्स नहीं होते जिस तरह एसिड कैटालाइज में थे। मैं मानता हूं कि अगर OR प्रोटोनेट होकर निकलता यानी एज एन अल्कोहल तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता। एल्कोक्साइड इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू अल्कोहल। लेकिन बहरहाल ये डबल बॉन्ड में ऐसे ठीक है। अच्छा सर ये जी पूछा। हाँ, सही ठीक है। अच्छा ठीक। एमाइड्स कार्बो एसिड क्लोराइड के साथ आप अमीन को ट्रीट करें तो अमाइड बनता है। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड से भी अमाइड बन सकता है। ये जो ऊपर है थैलेमिक एनहाइड्राइड, इससे भी आप अमाइड बना सकते हैं। साइक्लिक अमाइड है ये, हीट करें तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा यहाँ से और ये एन रिंग का पार्ट बन जाएगा, थैलेमाइड कहलाता है। ईस्टर से भी बन सकता है। मतलब आप सीधी सी बात है नाइट्रोजन का लोन पेयर रख के मार अटैक करते रहे एसिड क्लोराइड पे या ईस्टर पे, आपको अमाइड मिल जाएगा। ये बात मैंने आपसे की थी कि इट्स नॉट अ गुड मेथड टू मेक अमाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक दिस। ठीक है, आपने रीजन क्या बताया था? मैंने रीजन ही बताया था कि पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन होता है, अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनता है। इसके बाद इस CO बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होता क्योंकि इसकी पुअर लिविंग ग्रुप एबिलिटी है इस ऑक्सीजन की, तो आप आसान नहीं होता। अब आसान नहीं होता इस वजह से आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, और अगर आप हाई टेम्परेचर देते हैं तो आपके मॉलिक्यूल का डीकम्पोज होने का खतरा होता है क्योंकि हमें R की नेचर नहीं पता, R कोई हीट सेंसिटिव ग्रुप भी हो सकता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी कम रिएक्टिव, कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होता है। हाँ बिल्कुल कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, आप कपलिंग एजेंट यूज करें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और बाद में आप न्यूक्लियोफाइल लाएं तो आराम से रिएक्शन हो जाता है। एमाइड की हाइड्रोलाइसिस हमने अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। एमाइड भी वही एसिड कैटालाइज भी हाइड्रोलाइज होता है और बेस कैटालाइज। मैकेनिज्म देखें सारे एक जैसे ही हैं, वही प्रोटोनेशन होगी एमाइड के केस में भी, वाटर अटैक करेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, फिर प्रोटॉन शिफ्टिंग, और फिर ये NH3 गैस बन के अमोनिया गैस निकल जाएगी और वो फौरन ही डीप्रोटोनेट करेगी कार्बोक्सिलिक एसिड को और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा हमें। बेस कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस भी हो सकती है, इसमें डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ऑक्सीजन बनेगा, वो अमाइड को पुश करके बाहर निकाल देगा और बाद में वो जब अमाइड पुश होकर बाहर निकला फौरन ही डीप्रोटोनेट कर देगा कार्बोक्सिलिक को क्योंकि वो बेस है, तो ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिल जाएगा। फिर आपको सेकंड स्टेप में कोई एसिडिक वर्कअप करना पड़ेगा कार्बोक्सिलेट सॉल्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड पे वापस कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ नहीं कह सकते CN बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है।
बिल्कुल मुश्किल है, CN बॉन्ड अब मुश्किल है, ये रिएक्शन अच्छा नहीं होता, इसीलिए अमाइड की हाइड्रोलिसिस जो है ना एसिडिक मीडियम में करनी चाहिए, बेस मीडियम में, बेसिक मीडियम में इतनी अच्छी होती नहीं है। ठीक है आप सही समझ रहे हैं। सर NH2 बैड लीविंग ग्रुप है ना? जी बैड लीविंग NH2 ग्रुप नेगेटिव। है, जी बिल्कुल बैड लीविंग ग्रुप है। तो सर यही इस तो रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या होगी फिर? अमोनिया गैस की फॉर्मेशन, ये ओके सर। ठीक है। ये बहुत काम का रिएक्शन है, जरा इस पर तवज्जो दीजिएगा, ये जरा नया है, ठीक है। अब तक जो पढ़ा वो सब पुराना था। अमाइड की डिहाइड्रेशन होती है तो नाइट्राइल बनता है। देखिए अमाइड के ये 2H और ये O वाटर बना लेगा तो नाइट्राइल बन जाएगा। तो ये रिएजेंट जो यूज होंगे वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाते हैं। बेसिकली ये टेट्रा फास्फोरस डी ऑक्साइड है, 10 का ऑक्सीजन और 4 फास्फोरस, या फिर आप ये यूज कर लें एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बहरहाल ये नाइट्राइल आपका बन सकता है। ये अमाइड है, आप P4O10 यूज करेंगे तो फिनाइल CN बन जाएगा, यानी बेंजोनाइट्राइड, ठीक है। आपको ये बनाना है, सपोज करें आपको ये बनाना है, पेंटेन नाइट्राइल इसका नाम है। आपने ब्रोमोपेंटेन लिया, 1 ब्रोमोपेंटेन, सोडियम साइनाइड से ट्रीट करा के सीधा सीधा SN2 रिएक्शन कर दिया, यानी साइनाइड ने अल्फा कार्बन पर अटैक करके प्राइमरी कार्बन है ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आप नाइट्राइल को जो भी चाहे करें इसके साथ। लेकिन अगर आपको ये बनाना है फर्ज करें, तो फिर क्या करेंगे? फिर आप यही बात सोचेंगे कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लें और साइनाइड का अटैक करके ब्रोमीन डिस्प्लेस कर लें। लेकिन ये टर्शियरी सेंटर है और टर्शियरी सेंटर पे SN2 रिएक्शन तो होता ही नहीं है। तो फिर हम ये किस तरह बनाएं ये वाला मॉलिक्यूल? जब तक प्राइमरी था तो आसान था, टर्शियरी नहीं हो पाएगा। इसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा, एमाइड वाला केस। क्या आप सबसे पहले इस टर्शियरी ब्रोमाइड अल्काइल ब्रोमाइड को ग्रेनाइड एजेंट में कन्वर्ट करें, फिर इसकी कार्बोक्सिलेशन करके बर्कअप कर लें, यानी ये बना लें, ब्रोमीन से डिस्प्लेस करके ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेकर आ जाए। फिर इसका अमाइड बना लें एसिड क्लोराइड से ट्रीट करने के बाद, और अमाइड बनने के बाद इसको डिहाइड्रेट कर दें P2O5 से या P4O10 से, तो ये आपका ये ग्रुप बन जाएगा। तो ये देखिए ब्रोमीन को CN से रिप्लेस करना है, लेकिन आपको इस रूट से जाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि आप सोडियम साइनाइड से ट्रीट करके ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये टर्शियरी क्या SOCL2 भी मुश्किल, SOCl2 देखिए जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसको पहले एसिड क्लोराइड से ट्रीट किया SOCl2 से, एसिड क्लोराइड बना, फिर अमोनिया आया, ये 2 स्टेप्स, ठीक है। नाइट्राइल की सिंथेसिस है, हमने देख ली अभी किस तरह आप अमाइड को डिहाइड्रेट करके नाइट्राइल बना सकते हैं। नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, एसिड कैटालाइज भी और BF, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। बस 5 मिनट्स मोर। प्रोटोनेशन होगी नाइट्रोजन की, और ये टॉटोमर बनेंगे तो फिर वाटर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और हमारे पास ये इंटरमीडिएट मिलेगा जिसकी आराम से डीप्रोटोनेशन होगी और ये कंपाउंड मिलेगा, और ये कंपाउंड बन चुका है नाइट्राइल, क्योंकि ये टॉटोमर है। यानी इससे आप डायरेक्ट ये बना सकते हैं, ये इससे ये इसका मैकेनिज्म है नाइट्राइल का। और मेरे ख्याल से हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है। बेस कैटालाइज भी देख लेते हैं। बेस कैटालाइज में क्या है, हाइड्रोक्साइड इस नाइट्राइल कार्बन पर अटैक करेगा और हमारे पास ये एनाइन बनेगा। फॉर द टाइम बीइंग बहुत रिएक्टिव है, फॉरन ही प्रोटोनेट होगा वाटर से, और इमीन बनेगा। इमीन जो है वो उस पर अटैक हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, और इस तरह वाटर जो है इस तरह में कार्बोक्सिलेट सॉल्ट हमें मिल जाएगा। बहुत लंबा मैकेनिज्म है इसका, बहरहाल ये है ना सर, ये जी नहीं पढ़ना ना ये।
ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है। ये एग्जाम्पल देख लें। देखिए नाइट्राइल आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। आप अगर NaOH यूज करें तब भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, बस फर्क यह है कि फिर आपको सेकंड स्टेप में वर्कअप करना पड़ेगा। तो समरी देख लेते हैं एसिड क्लोराइड की। अब मुझे जरा बताते रहिएगा, और ये एरो के साथ ही आएंगे, सॉरी। आपने वाटर ऐड किया तो क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड बना। आपने अल्कोहल ऐड किया तो ईस्टर बना। कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया तो एनहाइड्राइड बना। इस एसिड क्लोराइड में अमीन यूज किया तो अमाइड बना। ठीक है, ये 4 हमने रिएक्शन देख लिए इसके। और भी है, रिएजेंट्स नहीं लिखे ना? हाँ ये रिएजेंट लिखे हैं सर, डायरेक्ट ही लिखे आ गया ना, ये लिखे तो आ रहे रिएजेंट सारे ये लिखे। तो अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनती है। और अगर ये एक और है लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हमने नहीं पढ़ा है, तो एल्डिहाइड बनता है। अगर आप ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज करते हैं तो आपको सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल मिलती है। आप अगर बेंजीन के साथ एसिड क्लोराइड को रिएक्ट करते एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में तो एसाइलेशन हो जाती है। तो ये रिएक्शन तो एसिड क्लोराइड के थे। अब एनहाइड्राइड के देखते हैं। एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अल्कोहल से ट्रीट होता है तो ईस्टर बनता है। अमीन से ट्रीट होता है तो अमाइड बनता है। और इसी तरह ईस्टर की बात करते हैं। ईस्टर वाटर से एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्ट करता है तो हाइड्रोलाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर बेस कैटालाइज हो तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्कोहल से ट्रीट होता है तो दूसरा ईस्टर बनता है। एक ईस्टर से दूसरा ईस्टर बनने को ट्रांस ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। अमीन से ट्रीट होगा तो अमाइड बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट होगा तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस करेगा, ये तो हमने पढ़ा था। प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। और अगर डाइबाइल से ट्रीट होगा तो सेकंड एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, एमाइड का भी देख लेते हैं। एमाइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। रिड्यूस अगर करते हैं तो प्राइमरी अमीन होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। और अगर डाइबाइल से करते हैं, जो अभी आएगा थोड़ी देर में, तो फिर कुछ और बनेगा। अच्छा, डिहाइड्रेशन होती है तो फिर आपका नाइट्राइल बनता है। और नाइट्राइल हाइड्रोलाइज होता है एसिडिक मीडियम में तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेसिक मीडियम में तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर डाइबाइल यूज होता है तो एल्डिहाइड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करें नाइट्राइल के साथ, ये हम पढ़ चुके हैं, आज नहीं पहले पढ़ चुके हैं, तो कीटोन बनता है। ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन से मैंने डेलिबरेटली काफी स्पीड से इनको स्किप किया। इसकी वजह ये है कि ये पिछले रिएक्शन ही थे, लेकिन मैंने आपको दिखाया इसलिए कि एक रिएक्शन पढ़ने से आपको कई सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं। तो डू यू हैव एनी क्यूरी फ्रॉम टुडेज लेक्चर? स्टूडेंट्स? नो सर। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।